थोड़े दिनों पहले साबरमती आश्रम गई थी और उसके कुछ दिनों पहले वर्धा के सेवाग्राम। एक अजीब सी शांति है वहां पर, लेकिन वो शांति सिर्फ सत्य और अहिंसा की नहीं, एक वैराग्य की शांति है। उन छोटे से कमरों में जहां पर बापू ने दशकों बिताए, आजादी के आंदोलन की संरचना हुई थी और यह देखकर मोह भंग होता है, यह देखकर वैराग्य भी होता है और आप सोचने को विवश और मजबूर हो जाते हैं कि क्रांति के लिए संसाधन की नहीं, आत्मशक्ति और साहस की जरूरत होती है। अगर गांधी को समझना है तो वहां जाना होगा। अगर गांधी को समझना है तो यह पूछना पड़ेगा कि कैसे पोरबंदर और राजकोट के दीवान का बेटा, लंदन में पढ़ा हुआ एक युवक, साउथ अफ्रीका में अपनी लहलहाती वकालत की प्रैक्टिस को छोड़कर भारत आता है और अधनंगा फकीर बन जाता है। अगर गांधी को समझना है तो उनके उस चरखे को समझना पड़ेगा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। उनके उपवास को समझना पड़ेगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम को समझना पड़ेगा, शौचालय साफ करते महात्मा को समझना पड़ेगा, छुआछूत के खिलाफ हरिजन की पुकार को समझना पड़ेगा। अगर गांधी को समझना है तो विदेशी कपड़ों के होलिका दहन को समझना पड़ेगा। अगर गांधी को समझना है तो मुट्ठी में अपनी सरजमी का नमक उठाकर प्रतिकार को समझना पड़ेगा। करो या मरो की शिद्दत को समझना पड़ेगा। मनु बेन और सुशीला नायर के उन मजबूत कांधों को समझना पड़ेगा जो महिलाओं की भागीदारी का प्रतीक बने। और अगर गांधी को समझना है तो गोली से छलनी होकर प्राण त्यागते वक्त हे राम कहने को समझना पड़ेगा। वहां जाकर समझ में आया कि क्यों गुरुदेव टैगोर ने उनको महात्मा कहा, क्यों सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहकर बुलाया और क्यों चंपारण में नील की खेती कर रहे एक किसान राजकुमार शुक्ल ने उनको बापू कहकर संबोधित किया। गांधी आज सरकारी दफ्तरों में लटकी हुई तस्वीर या फोटो मात्र नहीं है। गांधी इस देश की नैतिक धुरी है और गांधी की नैतिकता का यह प्रमाण है कि उनके हत्यारे गोडसे के उपासकों के साथ खड़े रहने वाले भी अंततोगत्वा शीश तो गांधी के आगे ही झुकाकर वैधता पाते हैं।